भी फारसी के शब्दों को विशेषण संज्ञा भरते गए और भाषा का लिपि लेकर रूप दे दिया। बाकी आप देखें कि क्रियापद तो दूसरा ला नहीं सके, विभक्ति ला नहीं सके। तो ये मूल ढांचा हिंदी का पहले, अब इन लोगों को कौन समझाया भाई? कहते हैं कि उर्दू से हिंदी पैदा हुई। ये सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप केवल झूठ पर झूठ बोलिए। राजेंद्र बाबू ने जो दरभंगा वाले भाषण के तारा ने जो जिक्र किया, उसी भाषण में उन्होंने इसको गलत बताया कि यह कहना कि मुगल सल्तनत राज में उर्दू हिंदी का विकास हुआ, तो उन्होंने अमीर खुसरो का और उदाहरण दिया है और कहा कि उसके बहुत पहले से हिंदी का अपना ये रूप था। वो ठीक है, वो मानते थे कि हिंदू उर्दू को अलग इस तरह से मत करो शब्दों को लेकर, लेकिन वो कतई इस मानने को तैयार नहीं थे कि उर्दू की चलती है। और यह जो कुछ था बहुत साफ साफ है। गांधी जी को उतनी साफ हुई नहीं है। गांधी जी भाषा के सवाल पर बाद में बहुत ये करने लगे हैं और उसी का परिणाम आज है कि हिंदी वाले ही कुछ हिंदुस्तानी चिल्ला रहे। और यह मैंने गांधी जी की देन नहीं थी राजेंद्र बाबू में हिंदी प्रेम, जो लोग कहते हैं कि, और इसका जो इतिहास बताया ने, तो आप याद कीजिए कि स्वदेशी का आंदोलन या स्वदेशी की चेतना की बात 19वीं शताब्दी से होने लगी थी। दादा भाई नौरोजी जो ग्रेड थ्योरी दे गए, वहाँ से लेकर, और हमारी हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और भी बहुत है, उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि अंग्रेज राज सुख साज सजे भारी, कै धन विदेश चली जाती है दिखवारी। विदेश, ये स्वदेशी चेतना थी। कैसे जहाज पर लाद लाद कर विदेशी कपड़े सामान आ रहे हैं, इस बहुत खलता था। तो लोगों ने कि अपने यहाँ चीजें हम बनाए, ये स्वदेशी की चेतना, और वही जो चली, तो उसी के अंतर्गत अपनी एक राष्ट्रभाषा हो, यह चेतना भी है। और ये चेतना बंगाल से शुरू होती है। गांधी जी इस चेतना के प्रतिपादक और सूत्रधार नहीं है। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मन महापुरुषों का जो योगदान रहा है उसको हम खारिज कर दें। वो 1870 में गुजरात में पैदा हुए दयानंद सरस्वती कलकत्ता गए हैं और कलकत्ता में उनका संवाद बंगाल के जिन बुद्धिजीवियों के साथ हुआ, उसमें आचार्य केशव चंद्र सेन एक प्रमुख थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो दयानंद सरस्वती अंग्रेजी तो जानते नहीं थे, वो जानते थे संस्कृत और गुजराती, हिंदी भी नहीं जानते थे। तो जो संवाद हुआ वो संस्कृत में हुआ था। केशव चंद्र सेन ने उनको कहा कि आप जो संस्कृत में बोल रहे हैं, ये बातें इस देश का आम आदमी नहीं समझ सकता है। इसके लिए जरूरी है, आपकी बातें बहुत ही हितकारी है समाज के लिए कि आप हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी में अपनी बातों को कहें। उसके बाद दयानंद सरस्वती बनारस आए हैं और 2 वर्ष बनारस में रहकर उन्होंने हिंदी सीखी है। और हिंदी सीखने के बाद उन्होंने आर्य समाज की रचना की 1875 में। और आज समाज का अलग योगदान है हिंदी के विकास में। दयानंद सरस्वती के बाद स्वामी श्रद्धानंद हिंदी के बहुत बड़े प्रचारक हुए आज समाजी, जिस श्रद्धानंद की 1926 के दिसंबर या नवंबर में हत्या कर दी गई थी दिल्ली में एक सांप्रदायिक युवक द्वारा। तो यह जो था हिंदी और ये सब, ये अपनी भाषा बने। राजेंद्र बाबू में भी यही चेतना दिखाई देती है, जैसा कि तारक ने बताया कि उनकी आरंभिक शिक्षा तो फारसी में हुई, सब लिखा है। और यहाँ तक लिखा है कि वो इंटरेंस से लेकर और एफए उसमें कहलाता था प्रेसिडेंसी कॉलेज में, जो आईए बाद में उसको कहा जाने लगा कि फारसी के कारण हमको बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाता था। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि हिंदी हमको जानना और पढ़ना चाहिए। केवल भोजपुरी वो जानते थे। और इसका जिक्र किया है कि घर में माँ वगैरह रामायण पढ़ती थी, तो हम भी थोड़ा बहुत पढ़कर नाश्ता पानी करते थे, ये धार्मिक में था। लेकिन हिंदी का कोई खास व्याकरण का ज्ञान नहीं था। उन्होंने बीए में आने के बाद वैकल्पिक परीक्षा के रूप में उन्होंने हिंदी को रखा और पास किया। और वहीं पर जो हिंदी के कुछ साहित्यकार थे, उस हिंदी परिषद, साहित्य परिषद थी, उसमें आना जाना, लेख लिखना पढ़ना, ये सब हुआ उनके अंदर। और देखिए 1910 में जिस हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात की जाती है और जिस हिंदी साहित्य सम्मेलन का हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान रहा है, उसकी स्थापना 1910 में हुई बनारस में। मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष थे। उस समय कलकत्ता में रहते थे राजेंद्र बाबू,
और कलकत्ता से बनारस जाकर शामिल हुए हैं। आज की तरह न शताब्दी एक्सप्रेस थी, न राजधानी थी, न एसी कार था। उस समय तो छुचकिया कोयला वाला इंजन की गाड़ी यही सब चलती थी, रेलगाड़ी। उस समय यात्रा करना कितना कष्टकर हो रहा होगा, लेकिन हिंदी प्रेम को खींच कर ले गया बनारस। गांधी जी से तब तक कोई उनको भेंट मुलाकात नहीं है। ये कहने में कोई शर्म की बात नहीं है, इतिहास का सत्य है। राजेंद्र बाबू का पद छोटा करने के लिए केवल गांधी का अनुयायी क्या होता है, जिसको कुछ नहीं सोचता है वो किसी के पीछे लग जाता है। ऐसा नहीं था राजेंद्र बाबू। बहुत देश सेवा का भाव 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले कलकत्ता आए हैं, और जब उनको कहा कि आप तुम लोग अच्छे छात्र हो और शामिल हो जाओ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को बनाए देश के लिए, तो राजेंद्र बाबू के अंदर घनघोर गोल मचा है। वो सब ताराजी ने पुस्तक संपादित की है राजेंद्र बाबू पत्रों के आईने में, प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित है। उसमें वो पत्र है, आप पढ़िए। क्या धार्मिक पत्र कि अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद साथ में रहते थे कलकत्ता में, लेकिन उनसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। पत्र लिख कर दिया कि मैं तो गोखले की शामिल हो जाना चाहता हूँ देश सेवा के लिए, क्योंकि पैसा कमाना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अपनी पत्नी तक को भी पत्र लिखा है। अंत में दोनों भाई जीरादेई गए हैं। जीरादेई में कोहराम मच गया है घर में। उनकी बड़ी बहन थी और बोली कि एक बार तो तुमने विदेश जाने की बात कर बाबूजी को रुलाया था, और आज तुम ये करके सारे घर को रुला रहे हो और खुद रोने लगे। ये दोनों उनके अंदर था, देश सेवा की भावना। पैसा नहीं कमाना है। जो अपनी पत्नी राजवंशी देवी जी को जो पत्र लिखा है कि जैसा मैं जिस तरह मैं रहूंगा उसी तरह तुमको रहना पड़ेगा, सीता जिस तरह से राम के साथ रही, ये है उस पत्र में। क्यों था, है ना? और पढ़िए। मुझे विश्वास है कि सीता की भांति तुम तो यह तो गांधी जी ने भाव पैदा किया था? नहीं पैदा किया। गांधी जी से भेंट मिली थी, गांधी जी का चेहरा भी नहीं देखा था। गांधी जी का चेहरा पहली बार उन्होंने देखा है 1915 में, जब गांधी जी अब साउथ अफ्रीका से लौट कर आए हैं और उनका कलकत्ता में नागरिक अभिनंदन हुआ है। तो राजेंद्र बाबू लिखते हैं, मैं चर्चा में सुनते थे, गया था दूर से देखा। 1916 के दिसंबर में गांधी जी से लखनऊ कांग्रेस में भी उनकी भेंट हुई है, लेकिन कोई खास बातचीत नहीं हुई है। वहीं पर ब्रजकिशोर बाबू गए हैं, और आप जान लीजिए जिस ब्रजकिशोर बाबू की बात हो रही है वो तारा सिन्हा जी के नाना है। ये बिहार के तीन विभूतियां ब्रजकिशोर बाबू और ये मदिर हक साहब और राजेंद्र बाबू। तो 14 जनवरी 1974 में वो ब्रजकिशोर कल 3 तारीख को मेरा वही भाषण था जो उद्घाटन हुआ है। तो मैं उस समय पटना यूनिवर्सिटी से एमए कर रहा था, और मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों को देखने की इच्छा थी। कृपलानी जी उसमें आए थे, और जयप्रकाश जी को तो हम लोग बहुत बार देखे थे, सुने थे। तो मैं कृपलानी जी को सुनने के लिए गया था। रानीघाट की हॉस्टल में रहता था, और वहाँ पर जो और बड़े लोग थे, सरदार हरिहर सिंह थे मुख्यमंत्री। तो कई वक्ताओं ने कहा कि बिहार की आधुनिक राजनीति के 3 सूत्रधार हैं, ब्रजकिशोर बाबू, मदिर हक साहब और राजेंद्र बाबू। और आप श्रोतागण भी जान लें कि तीनों के तीनों सीवान जिला के हैं। सीवान, और मैं भी सीवान जिला का। ये मुझे गर्व है तो ये लोग बचपन से हम सुनते थे राजेंद्र बाबू गांव घर के लोग कहते थे, अरे भाई अपना जवान के आदमी देश के राजा बन गए, अपना जवान के आदमी है देश के राजा बन गए। में लोग फख्र महसूस करते थे, और उनके बहुत गुणों की लोग चर्चा करते थे कि क्या है वो तो भी। तो भाषा, ये सब चीज देश सेवा का भाव, देश के लिए त्याग करने का भाव गांधी जी से नहीं सीखा था। और तारा सिन्हा जी ने अपनी किताब की देश बाबू पत्रों के आईने में उसकी पुस्तक में अच्छा लिखा है कि उन्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं थी, वो उनके अंदर स्वतः चेतना विकसित हुई थी। हाँ, गांधी जी ने देखा कि भाई इसके साथ रहकर हमारे अंदर जो इच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं, एक सहयोगी के रूप में जुड़े, एक अनुयायी और फॉलोवर के रूप में जुड़े। भाषा का सवाल पर भी राजेंद्र बाबू का ज्यादा स्पष्ट दृष्टिकोण रवैया था। वो गांधी जी के
कि व्यक्तित्व के तो ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि लोग जुड़ जाते थे, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी बहुत सारी बातें मान लेते थे। जवाहरलाल नेहरू जो उनके कारण प्रधानमंत्री बने, कई बातों में मतभेद जाने और फिर देखते थे कि तो ऐसे ऐसे कहिए राजेंद्र बाबू इस बारे में ज्यादा कहे कि वो विनम्रता उनके अंदर थी कि हिंदुस्तानी के सवाल पर वो गांधी जी के साथ जुड़े हुए और जो कहा कि ये उनकी आत्मकथा हिंदुस्तानी में और सरासर गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का तारा जी ने जो दृढ़ सुनाया वो मैं भी खोल करके लाया हूँ, लेकर लाया हूँ, क्या समझता सुन। हाँ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा हिंदी और संस्कृत का विद्वान, उनकी आत्मकथा पढ़ रही, इतने छोटे छोटे वाक्य और कोई कठिन शब्द नहीं, कहीं कहीं फारसी अरबी के शब्द आते हैं तो उसी तरह आते हैं जिस तरह से आप देखेंगे तुलसीदास की रामचरितमानस में गरीब निवाज जैसे शब्द पा जाइएगा, बाजार बाग क्या है फारसी शब्द है। तो कबीर की यहाँ है, सूरदास की यहाँ है, भक्त काल के कवियों में आप फारसी शब्दों का प्रयोग पा जाइए, लेकिन इससे उनकी भाषा हिंदुस्तानी नहीं हो जाती। तो दो चार अरबी या फारसी के शब्दों के प्रयोग से राजेंद्र बाबू की आत्मकथा की भाषा हिंदुस्तानी नहीं हो जाती है, वो खाली हिंदी जिसको कहते हो। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा व्यक्ति मानते हैं कि इनकी भाषा किस तरह की है, लेकिन उन्हीं के चेला थे, शिष्य थे डॉक्टर नामवर सिंह, उन्हीं के अंदर पीएचडी की पढ़ाई थी, वो मानते थे कि हिंदुस्तानी है इसको क्या। इस तरह से वामपंथियों ने, मार्क्सवादियों ने झूठ का जाल रचा है साहित्य और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में कि हमारे अधिकांश लोग उसी के शिकार आज ही मानने को तैयार नहीं है। सही सही बात बोलिए तो इतिहास की गलत व्याख्या करके बताने लगते हैं। अब जिस चीज का खंडन वो कर चुके कि हिंदी की उत्पत्ति उर्दू से नहीं हुई है, उसको क्या करें। अब देखिए ये तो भाषा का जैसा कि सब बताया कि संस्कृत बंगला वो धरने से बोलते थे, संस्कृत विभाग में उन्होंने और सिंगेरी मठ वाली बात सही कही उन्होंने कि वहाँ पर उन्होंने संवाद किया था शंकराचार्य के साथ संस्कृत में। सोवियत संघ जब गए हैं तो वहाँ पर उनके हिंदी प्रेम को जानते हुए जो अनुवादक रखे गए थे हिंदी में ही उन्होंने भाषण किया था सोवियत संघ में। और जगदीश चतुर्वेदी करके हिंदी के पत्रकार जो गए थे उसी का मैंने पढ़ा था कि वो और उसी का अनुवाद रशियन भाषा में किया जाता था उनके हिंदी भाषा और बहुत बड़े लोगों ने पसंद किया था, ये किया था। लेकिन मैंने देखा है कि ये नेहरू जी की यात्रा का जितना जिक्र होता है कि सोवियत संघ में गए और ये हुआ वो हुआ, हमने कुछ बहुत पढ़ा है राजेंद्र बाबू की सोवियत यात्रा की और भी गए हैं इधर एशियाई देशों में, पूर्वी एशियाई देशों में। अमेरिका और इंग्लैंड तो उनको जाने ही नहीं दिया नेहरू जी ने, जबकि निमंत्रण उनको मिला, आइजनहावर का मिला, राष्ट्रपति थे, एलिजाबेथ का मिला निमंत्रण जाने का, लेकिन नेहरू जी ने कहा आप जाते क्या कीजिएगा और अपने दौड़ दौड़ कर जाते थे और बड़ा कुछ नहीं, कश्मीर का मुद्दा भी नहीं, भाषा का सारा कुछ जो है 15 साल करके सब उलझा कर चले गए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इसकी राजेंद्र बाबू ने बहुत अफसोस व्यक्त किया है उस वक्त किताब में जो लिखा हुआ है। तो और हम हिंदी वाले निकम कृतज्ञ नहीं है। मैंने बताया ना कि पहली किताब उन्होंने हिंदी में लिखी 1920 में चंपारण में महात्मा गांधी, बड़ी अच्छी किताब है, 10 किताब है और उसमें आप लोगों को सुना देता हूँ थोड़ा पसंद। उसमें जो उनके स्मरण शक्ति का उदाहरण दिया है एसवी सोनी ने, जो प्रभात प्रकाशन की किताब आई और एसवी सोनी जो बिहार ICS थे, बिहार की चीफ सेक्रेटरी भी रहे, तो उन्होंने जो उसकी भूमिका लिखी है तो लिखा है कि वो मुजफ्फरपुर तिरहुत कमिश्नर के उस समय कमिश्नर थे एसवी सोनी, मराठी ब्राह्मण साहब। तो एक दिन ऑफिस में मैं घूम रहा था तो बहुत सारी पोटलियाँ पड़ी हुई थी फाइल, तो एक पोटली इसी तरह से हाथ में लग गई, खोल कर देखा तो उसमें चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए कागजात से बहुत सारे पत्र थे। तो मेरी दिलचस्पी हुई, मैंने उसको साहब को करा के रख दिया, इस पर काम मैं खुद करूंगा या कोई चाहेगा तो उसको दूंगा करने को। इसी बीच 1955 की बात है, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे,
जीरा दे जाए मसाले में बनाने। तो अब राष्ट्रपति जहाँ रहे हैं वहाँ कमिश्नर और गवर्नर कैसे नहीं जाते, तो ये गए थे कमिश्नर साहब। तो इन्होंने राजेंद्र बाबू को बताया कि ऐसे ऐसे पोटली मिली है, चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी हुई। तो उन्होंने राजेंद्र बाबू ने कहा कि आप लोग मंगाइए उसको, तो मैं देखना चाहूँगा। तो वो मंगाया गया। तो लिखते कि दोपहर में बहुत सारे लोग बैठे थे, खड़े थे, खुला गया पत्र उसमें थे। तो जो पत्राचार होता था ना किसानों के साथ, अधिकारी के साथ, वो सब कॉन्फिडेंशियल दो वो देते थे और फिर ले लेते थे। तो कहा कि पहला पत्र पढ़ा गया और जैसे मैंने खुद पढ़ा और बताया कि यह इस तारीख को इस आदमी को नाम लेकर लिखा गया पत्र है। इतना कहना था कि राजेंद्र बाबू उस पत्र का पूरा मैटर को जाने थे। कहा कि इस तरह से 3-4 पत्रों में किया गया और लोग दंग कि भाई 1917 और कहा 1955 जोड़ लीजिए कितने साल काम कर गया और 30 साल की याद वैसे स्मरण शक्ति आदमी इसी तरह संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बनाए गए। राष्ट्रपति बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण तो मैं मानता हूँ संविधान सभा का अध्यक्ष बनना होता, क्योंकि राष्ट्रपति तो देखिए रहे कैसे कैसे बन रहे हैं। राजेंद्र बाबू कहाँ डॉक्टर राधाकृष्णन कहाँ जाके जिसे क्वालिटी के दृष्टि से देख लीजिए। तो राष्ट्रपति बनने, लेकिन जहाँ पर 300 से ज्यादा एक से एक कानून के जानकार और विधिवेता बैठे हुए थे सबने सर्वसम्मति से राजेंद्र बाबू को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना, डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन दुख होता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष जिसकी देख रेख में यह संविधान तैयार हुआ, उसमें और जो भूखता है मार्गदर्शन में, लेकिन आज उसकी कहीं चर्चा नहीं। चर्चा जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना उसकी, और उसने संविधान बनाया भाई, जैसे हम जेम्स अधिकार का संविधान दे दिया, यही चर्चा है। बाबा साहब का संविधान बोलने में सबको शर्म भी नहीं लगती है। इस लोकतंत्र को तो झूठ तंत्र बना दिया है। वोट की राजनीति है सर। अरे भाई जिनको वोट की राजनीति नहीं करनी है वो तो सही बात बोल रहे हैं। इस देश को वो भी तो नहीं सही बात बोल रहे हैं। एक प्रदीप सिंह अपना अखबार करके चैनल चलाते हैं, तो मैंने देखा है कि कोई सुनता हूँ तो वो बड़ा प्रेम से बोल रहे हैं और डिस्कशन में भी आते हैं, पहले डिस्कशन में कि जो संविधान बाबा साहब हमको देकर गए, भाई बाबा साहब अपने घर में संविधान बनाया लेकर चले गए। बाबा साहब को हाईलाइटेड कर दिया गया, सब लोग हो गए सर। बाकी लोग 300 लोग थे और उसमें सबकी भूमिका अपनी अपनी जगह पर बड़े महत्वपूर्ण है। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का भी विद्यार्थी रहा, जब हम लोग पढ़ते थे कहीं उसमें सरदार पटेल की भूमिका है, जवाहरलाल नेहरू की भूमिका है, राजेंद्र प्रसाद की भूमिका है, के.एम. मुंशी हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक से एक के भी कामत थे जिनका हम लोग इमरजेंसी में पढ़ा। तो चर्चा नहीं साहब वोट लेने के लिए पूरा का पूरा लोकतंत्र झूठतंत्र में कन्वर्ट हो रहा है। मैं आपको टोकना चाहूंगा, हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्घटना ये है कि इस बात को कोई विरोध नहीं करना चाहता है, लेकिन हम आप है ना, हम आप तो सही बात है, ये भी हमारे बच्चों में और नई पीढ़ी के बीच जाएगी बात। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर भी जानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर बंगाल से चुन कर आए हुए थे। पार्टीशन के बाद वो चला गया हिस्सा, जहाँ से चुन कर आए थे उनकी सदस्यता हो गई खत्म। राजेंद्र बाबू ने बीजी खेल और मुख्यमंत्री बम्बई प्रांत के उनको पत्र लिखा है। मुगल गोपी जी की जो किताब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसको उन्होंने रिपोर्ट किया है कि आप अम्बेडकर को वहां से चुन कर भेजिए क्योंकि इनकी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। कोई चर्चा नहीं उस आदमी, इसलिए कि अब राजेंद्र बाबू के नाम पर तो वोट मिलने से रहा। सही बात है। अब महिला की वगैरह भी पता नहीं वोट देने जाती है कि नहीं जाती है। अम्बेडकर, अगर अभी अम्बेडकर होते तो अम्बेडकर खुद विरोध करते कि तुम लोग झूठ बोलते हो। मैं अध्यक्ष नहीं था, है ना, खुद विरोध कर। तो यह जो है ऐसे मंच से और गोष्ठियों का आयोजन हम लोग जो करते हैं,
तो मैं भाषा पर के हिंदी वालों का देख लीजिए, मैंने पूछा हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकारों से, यह बताइए कि नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा लिखी अंग्रेजी में, तो मैंने चूंकि पीएचडी किया है, आपको जानकारी होगा, जवाहरलाल नेहरू और हिंदी साहित्य, तो जेएनयू से एमए जब किया हिंदी से, और एमफिल भी करना होता था, तो एमफिल भी किया वो छायावादी पन्नों पर, फिर पीएचडी का विषय अलग से लेना होता था। तो मेरे सुपरवाइजर नामोर जी थे, तो चूंकि पॉलिटिकल साइंस से हमने किया हुआ था, तो इंटरडिसिप्लिनरी में चाह रहा था कि टॉपिक हो, तो उनको मैंने कहा, तो उन्हें सोचते सोचते कहा कि जवाहरलाल नेहरू और हिंदी साहित्य, मुझे जवाहरलाल नेहरू बहुत भागते थे। तो मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू का क्या संबंध है हिंदी साहित्य से? तो नहीं जानते हैं, वो गांधी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय नेता थे, उनका प्रभाव जो है थोड़ी बना दिया गया है। हाँ, तो खैर मैंने काम किया, उसी पर काम करने से फायदा भी हुआ है, बहुत कुछ उनका नेगेटिव पॉजिटिव पक्ष हो जाने को मिला है। लेकिन अब इधर से पढ़ा रहने के काम तो मुझे करवाना चाहिए था उनको रहने दो के हिंदी सभा पर, क्योंकि नेहरू ने तो कुछ नहीं हिंदी में लिखा है, 2-4 लेखों पर लिखा होगा, सारी महत्वपूर्ण किताबें उनकी अंग्रेजी में है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो कि ऑटोबायोग्राफी हो, तो वो जो उसको वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं, तो हिंदी में अनुवाद हुआ है। और राजेंद्र बाबू वो 12वें साल से लेकर आत्मकथा जो है मेरे पास जो है वो 7.5 पुस्तकों वाली है, वो नेशनल बुक ट्रस्ट छपी हुई है ना, पता नहीं आप उनके पास 7.5 पृष्ठों की है, और 46 को उसका लिखना पूरा हुआ है। क्या भाषा है, क्या भाषा, कहीं कुछ नहीं। लेकिन मैंने पूछा कि हिंदी में कहीं चर्चा ही नहीं है, समीक्षा जो होती है बुक रिव्यू, जितना नेहरू की ऑटोबायोग्राफी की हिंदी में हुई है, लोगों ने तरह तरह के विशेषण दिए हैं उसमें नेहरू के द्वंद्व को देखते हुए कि ये तो हैमलेट के राजनीति थे, शेक्सपियर का नाटक हैमलेट है ना, तो उसमें टू बी और नॉट टू बी का जो द्वंद्व है उस तरह का द्वंद्व नेहरू में था। मैंने देखा कि उसे तो बड़ा द्वंद्व राजेंद्र प्रसाद में था, जब वो गोखले का निमंत्रण देते हैं और कि हम मैंने गोखले के साथ जाए तो वकालत करें, नेहरू कांग्रेस में रहे या न रहे, 1936 में खूब नाटक किया उन्होंने, ये आत्मकथा है, क्योंकि उनको सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी की जो टीम थी ये पसंद नहीं आती थी, लेकिन कांग्रेस छोड़ा नहीं हुए, राजेंद्र बाबू ने छोड़ दी वकालत और कमाने वाला, और वो आदमी जो वकालत की बदौलत सोना चांदी का ढेर लगा सकता था, पटना के जब 1924 में म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन बने हैं, तो एका पर बैठकर वो विजिट करते थे, जाते थे। लिखा है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं घोड़ा गाड़ी पर चलता, उसमें मोटर गाड़ी नहीं थी, जो बड़े लोग होते थे पैसे वाले घोड़ा गाड़ी पर चलते थे, घोड़ा गाड़ी लगते थे, एका पर चलता था। अब ऐसे आदमी को कहा इतना गुस्सा आया उस पर, कहता है कि ये तो कंजर्वेटिव आदमी थे ये, और क्या तो प्रोग्रेसिव ने क्या किया, सारी दुनिया में खत्म हो गया तुम्हारा कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म, और खुद ही नेहरू और सुभाष एक दूसरे से लड़ गए और एक तो देश ही छोड़कर चले गए बेचारे। जयप्रकाश जी को भी बाद में नेहरू ने कांग्रेस से बाध्य कर दिया निकलने को, और तब कहते हुए है। तो भाषा के सवाल पर हिंदी वाले हिंदी में लेखक अब इतना ही सब बोल रहे कि मैं तो माथा पिट रहा था भीतर भीतर कि मैं क्या बोलूँगा क्या बोलूँगा, चलिए फिर भी आप सुन रहे हैं। तो हिंदी का बोल करते जो किताबें बता रहे सब किताबें पढ़े, साहित्य शिक्षा और सत्य की किताब है, जिनके भाषणों का अद्भुत ज्ञान था उस आदमी, साहित्य की भी समझ, इतिहास की भी समझ, और आचार्य शिवपूजन सहाय और डॉक्टर पटेल जो हिंदी के प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वर्षों तक रहे, दोनों इस किताब इसको वहाँ रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए। तो लेकिन कोई पढ़ता नहीं उसको आज बुझ कर जो है बस बन गया है, तो प्रोग्रेसिव और सुंदर है। मैं तो निकाली सोमनाथ मोदी में तो गए बहुत गलत, अरे क्या गलत किए भाई, वो तो भाषण पढ़िए, जो सोमनाथ मंदिर में उन्होंने भाषण दिया है सच्चे अर्थ में वो जिसे सर्वधर्म संभाव करते थे, और सर्वधर्म संभाव ही गांधी जी सेक्युलरिज्म का अर्थ करते थे, वही लोग अर्थ करते थे, वो सबके भी। और जो 1932 में गांधी जी ने मंदिर परिवेश का आंदोलन चलाया हरिजनों के लिए,
उसमें राजेंद्र बाबू दक्षिण में जाकर काम किया है, राजगोपालाचार्य के साथ। तो मीनाक्षी का मंदिर, कौन कौन मंदिर, कई मंदिरों को लोगों ने आपसे बनवाया है। नेहरू जी तो नहीं गए, उस आंदोलन में पहना नहीं आता है और युद्ध के लिए किए जाने वाला तो उस समय तो नहीं, लेकिन सोमनाथ मंदिर के झांकी में चले गए और राजेंद्र बाबू ने लिखा है पत्र में भी उनके नेहरू को कि मैं तो बुलाने पर या बिना बुलाए भी मस्जिद में भी जाता हूँ, गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ। जब आइजन और लेके आए नेता के तो इनके साथ राजेंद्र बाबू दिल्ली के चर्च में गए, एलिजाबेथ आई जन के साथ दिल्ली के चर्च में गए, विरोध नहीं किया। और हर साल निजामुद्दीन जो औलिया है, जो उर्स जो होता है, ये और राधा कृष्ण दोनों जाते थे और दोनों को वहाँ पगड़ी में साफा बांधा जाता था। उस पर जाते थे उसमें। हाँ, गए निजामुद्दीन सांप्रदायिक नहीं था। इसमें जो आज चल रहा है, ये जो हमने निजामुद्दीन का ये जो है अजमेर शरीफ में जाकर उन्होंने किया है नेहरू जी ने। तो यहाँ सब जो है हमारे सबूत ठीक नहीं लगता है कि दोहरा पर चलेगा और उसी दोहरे पर के शिकार हमारे राजनीतिक हिंदी वाले हम लेखकों का जो है ना ये हाल है कि अंग्रेजी में निराला जी जो हम लोग पढ़े हैं नेहरू जी से मिल गए जब प्रधानमंत्री ने बनी आप अंग्रेजी में क्यों लिखते हैं, आप हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखते तो हिंदी भाषा समृद्ध होगी। ऐसे कई लोग कहते हैं, लेकिन जिस राजेंद्र बाबू ने हिंदी में लिखा, एक लेखक के रूप में भी हिंदी की सेवा की, वो तो सब जो प्रचारक के रूप में किया, सब तरह ये बताया। 1936 में वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हुई, 6 साल तक उसका अध्यक्ष रहे और तरह तरह से सब किया। लेकिन एक लेखक के रूप में भी उन्होंने हिंदी को एक अच्छा साहित्य किया है, इसकी चर्चा नहीं होने वाली। तो यह भाषा को लेकर बहुत मैंने है बातें करने की और बहुत बातें कही जा चुकी है। मुझे कुछ समझ में आया कि हर चीज जो है कि ये हिंदी कई चीजें मैंने परसों भी हुआ कहा था कि उनके अंदर जो भाव आता है स्वदेशी का, कैसे 1899 से उनके बड़े भाई ने स्वदेशी की चेतना महेंद्र बाबू ने पैदा की थी और स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करते थे, कपड़े का इस्तेमाल करते थे। 1905 में बम भंग आंदोलन हुआ है, उसमें इन लोगों ने समाज जलाया है विदेशी वस्त्रों को। ये सब गांधी जी से नहीं सीखा था। गांधी जी तब तक दक्षिण अफ्रीका में कोट और टाई पहनकर वकालत कर रहे हैं 1905 में, और नेहरू जी 1905 में विलायती कपड़ा पहनकर लंदन जा रहे थे पढ़ने के लिए, 1905 में गए हैं। और 1905 में राजेंद्र बाबू पढ़ लीजिए ये विदेशी सामानों की कलकत्ता नौकरी चला रहे थे अपने दोस्तों के साथ। तो इसका गांधी जी से सीखा था, गांधी जी की समझे कितना बड़ा मैंने ये सब गलत नैरेटिव गढ़ा गया इस विषय में। इसलिए मैं कहाँ बोला था कि ये तो सहयोगी थे, और सहयोगी वो बनता है कि क्या है, ये हमारे अनुयायी है ना, हम सहयोगी है एक दूसरे के। इन्होंने जाना कि ये काम इस पर कर रहे हैं, इनको बुलाया जा रहा है, हमको भी लगा कि भाई ये लोग भी उस धारा में काम कर रहे हैं, भी चलकर सहयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए, ये सहयोग। तो यह इसी से देखने की जरूरत है। और हम लोग कहानी अब देख लीजिए, भोजपुरी बहुत प्रिय थी। अब दादाजी ने तो अपने दादाजी को ही उनके साथ देखा होगा बचपन में, जो बना हम लोग को तो सौभाग्य मिला नहीं। नेहरू जी को देखने का मिला है, उनको 2 बार कलकत्ता में मैंने देखा है। और राजेंद्र बाबू पर कभी कभी मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि और 6-7 साल जी जाते तो उनको भी हम देख लेते। 1968 में पटना आ गए थे, 73 साल नहीं जाता, 70 साल को चले गए हैं, तो और 6 साल नहीं जाता तो उनको भी देख लेते हम लोग। है अब इस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन ये सब जो है भोजपुरी में लिखा है। और उसी जहाँ जिस छपरा से उन्होंने इंग्लिश की परीक्षा पास की थी और पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, उसी छपरा में आज भोजपुरी का अलग विभाग चल रहा है। मुझे भी भोजपुरी वालों ने कई बार कहा था नहीं भाई आप हिंदी का पहले कीजिए, उसी में भोजपुरी का भी कोई कविता पढ़ता था, कोई कुछ करता था। और भागलपुर में जहाँ हूँ वहाँ अमेरिका के लिए चल रहा है। तो मेरा सवाल होता है कि अगर भोजपुरी वाले भोजपुरी
पढ़े, अमेरिका वाले अमेरिका का पढ़े, पटना वाले मगही पढ़े, अवध प्रदेश वाले अवधी पढ़े, तो हिंदी पढ़ने वाले चीन और रूस से आएंगे क्या? सही बात है। कौन पढ़ेगा हिंदी? अरे हिंदी ही तो लिंगा पड़ता है। हम लोग जेलू में थे, मैरिड हॉस्टल करके था, हमारी पत्नी थी, तो फ्लैट हुआ था, उसमें एक अफगानी परिवार आता था, एक आंध्र प्रदेश का परिवार आता था, एक जो है वो केरल का परिवार आता था। तो हम मर्द लोग जो है आपस में अंग्रेजी में किचर कर लेते थे, लेकिन इन महिलाओं को मैंने देखा ये लोग अपनी टूटी फूटी हिंदी साड़ी में बात करती थी। तो हिंदी का तो इस तरह से है। अब आप साहब सबको एक रेडियो स्टेशन में थी भागलपुर में, तो आई विभाग में और वो अमेरिका में हमसे बोलने लगी, तो इससे मैं बहुत बदतमीजी समझता हूँ कि मैं भोजपुरी भाषी, एक भोजपुरी भाषी से बात, और आप आए हैं नहीं जानते भोजपुरी और आपसे जो भोजपुरी पे बात कर रहे हैं, ये मेरी बदतमीजी है। जब हम नहीं जानते हैं क्या भोजपुरी जानते हैं, तो फिर हिंदी कॉमन हिंदी में बात कीजिए, कुछ ऐसा करते हैं। तो अमेरिका में बोली, तो मैंने कहा कि मैं भी भोजपुरी में बोलूँ। हाँ प्रभु बोली, प्रभु बोलूँ, क्या कहा तो मैं क्या चाहते हिंदी बोले, हिंदी अब कौन बोलेगा भाई? आप अमेरिका बोलिए, आप भोजपुरी बोले, वो मैथिली बोले, वो मगही बोले, तो हिंदी बोले बस उसका तो ये बड़ी समस्या है। और मैं कभी नहीं जाता ये भोजपुरी सम्मेलन करे कि क्या करें क्या करें, सब पैसा कमा रहे हैं इसके नाम पर, चंदा वसूल रहे हैं। कलकत्ता में आयोजन किया होता है, भोजपुरी समाज है क्या है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दीजिए, तो 8वीं अनुसूची में जगह मिल जाएगी, तो धीरे धीरे हिंदी बोलने वालों की संख्या जो कि तब भोजपुरी नहीं हिंदी के अंतर्गत गिनी जाएगी। तो हिंदी हम जो कहते हैं कि बोलने वालों की इतनी संख्या है, और उसके आधार पर हम राष्ट्र की भाषा बनाने की मांग करते हैं, तो हमारा कमजोर पड़ जाएगा पक्ष कि उन्हें समझना चाहिए सब, लेकिन नहीं, एक धंधा अपना चल गया है। तो राजेंद्र बाबू जैसा नहीं, ठीक है, फगुआ भी सुनते थे और सब करते थे। राष्ट्रपति भवन में तिलका जी का संस्मरण जो है जो सुनाया तारा सिन्हा जी ने, सही बात है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि राष्ट्रपति भवन में यह सब होगा, एक दिन होता था। लेकिन जहाँ पर हिंदी का सवाल था, संस्कृति का सवाल था, वहाँ पर देवता से राजेंद्र बाबू इसके पक्ष में खड़े थे। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते थे कि भोजपुरी में क्यों नहीं लिखते? भाई भोजपुरी बहुत मीठ भाषा, बहुत मीठ भाषा वाले, लेकिन घर में रखा, बाहर मत निकाला बनाए, घर में बोलिए, घर में कीजिए। और इस तरह से उन लोगों के कामों को हम याद करें तो भाई, लेकिन कहाँ याद करेंगे? बहरहाल ये सबसे पहले डॉक्टर ज्योति वर्मा जी ने हमको फोन किया था कि आपको हम लोग इस अवसर पर बुलाना चाहते हैं, बड़ी खुशी हुई मुझे। फिर दुर्गा जी का फोन आया, और तारा सिन्हा जी से तो मैं किताब लिखने के सिलसिले में 2-3 बार फोन पर उनसे बात मैंने की थी, कि उन्होंने कुछ मुझे सलाह दी है, उस भूमिका में मैंने उल्लेख नहीं किया है। तो और पूरा जो है आपका यहाँ का समाज, ये महिला चरखा समिति, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस स्तर पर आने का मौका दिया, और आगे भी मौका दीजिएगा। ये नहीं समझिएगा कि हाँ, बहुत खुशी की बात है। और आप बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत ध्यान से सुना।